नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट। आज जो है वॉल्यूम 1 का आखिरी प्रैक्टिस सेट है और कल सुबह से जो है वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट आने लगेगा। ग्रुप डी का नया प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट आ गया है जो कल से कंटिन्यू कराया जाएगा। उसमें भी जो लगभग है कितने टेस्ट दिए हुए हैं, तो 30 सेट दिए हुए हैं। वो भी जल्द ही खत्म किया जाएगा। एग्जाम से पहले शायद दो प्रैक्टिस सेट सुबह शाम लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज आखिरी प्रैक्टिस सेट देखते हैं वॉल्यूम 1 का। पहला प्रश्न कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 625/256 गुनी हो जाती है। यहाँ पर क्या है कि एक तरफ पी लिखते हैं, एक तरफ ए लिखेंगे। 4 वर्षों में जो है 256 से 625 हो जाता है। एक वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 4/256 हो जाएगा। ये अनुपात जो है ये 625 का ये 4 वर्ष में हो जाए। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया है। डिफरेंस कितना है, +1 का। ब्याज प्रतिशत कितना होगा, ब्याज दर जो है परसेंटेज में होगा 1/4 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 25%। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। एक और मेथड है, इसमें भी लगा सकते, A = P/1 + R/100 के पावर T हो जाएगा। ये हो जाएगा P × 625, ये P × 625/256 बराबर P/1 + R/100 के पावर 4। इससे भी आप हल करके निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक दिया हुआ है समीकरण, उसका मान ज्ञात करना है। एक अरेंज किया हुआ है 0.002 के पावर स्क्वायर, इस तरह किया हुआ है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.002 स्क्वायर, 0 इतना और इतना को है कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 0.0002 के होल क्यूब प्लस 0.0033 के होल स्क्वायर प्लस 0.0444 के होल स्क्वायर। अब बटा इसे 1/100 बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.0002 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0.0033 के स्क्वायर अब प्लस 0.044 के स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये कट जा रहा है, ये सभी कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1/1/100, 100 ऊपर चला जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। आर पहले घंटे, दूसरे घंटे और इसी तरह 10 घंटे तक क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटा, 9 किलोमीटर पर घंटा और 1 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। तो आर द्वारा तय की गई दूरी 10 × 1 + 9 × 1 + ... इसी तरह 1 × 1 हो जाएगा, यानी 10 + 9 + 8 + 1, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 10 × 11/2 यानी 55 किलोमीटर। अब औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत जो है वो चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी 55, कुल समय कितना है 10, तो ये हो जाएगा 5.5 किलोमीटर पर आवर, 5.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई खाली स्थान है। तो घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण बराबर जो होता है √ लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √ 16 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर। √ हो जाएगा 256 प्लस 225 प्लस 144, √ 625 यानी 25 जो है वो सेंटीमीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, इसमें से बड़ा अनुपात देखना है। 5/7 को 0.714 है, 3/8 को लिख सकते हैं 0.375 है, 9/15 को 0.6 है, 4/9 को जो है 0.44 है। तो 5/7 जो है वो सबसे बड़ा है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी के सबसे बड़ी लैगून झील है, और इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। यह झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह झील झींगा मछली के उत्पादन हेतु जो है प्रसिद्ध है। क्या है, प्रसिद्ध है। पंचभद्रा सॉल्ट लेक राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित खारे जल की जो है वो झील है। क्या है, खारे जल की झील है। लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित उल्कापात द्वारा निर्मित झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित ताजे जल की झील है। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है,
आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जो प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के समीप जो है विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, उत्तर पूर्वी तट पर। अगर मान लें कि इस तरह ऑस्ट्रेलिया का जो नक्शा है तो इस साइड में है, क्या है? इस साइड में है, उत्तर पूर्व में। पर्याय प्रस्तुति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेन के द्वारा। क्या है? हरिसेन के द्वारा किया गया। पर्याय प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की एक महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी को विजय यानी धरनी बंद करने वाला बताया गया है। क्या है? गया है। खारबेल के हाथी गुफा में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन पर्याय प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख जो है वो करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो की अगर स्थापना की अगर हम बात करें तो 4 अप्रैल, क्या है? 4 अप्रैल 1949 को हुआ था किसका? नाटो की स्थापना। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृतियों में से उचित आकृति को चुनना है, तो ये हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। संबंधित शब्द ज्ञात करें। डायमंड, बेसबॉल, कोर्ट। सही आंसर हमारा जो है, जिस प्रकार बेसबॉल डायमंड में खेला जाए उसी प्रकार स्क्वैश कोर्ट में खेला जाता है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आर्य का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न को कितने व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं? कितना? केवल कॉफी। जो व्यक्ति कॉफी पीते हैं तो इस सर्किल में है और कह रहा है कितने व्यक्ति केवल जो है वो कॉफी पीते हैं, तो 25। यहाँ पर जो है ये 25 तो है केवल कॉफी पी रहे हैं और ये 20 यानी टोटल 45। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यदि आप उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके शुरू करें, उत्तर पूर्व 45 डिग्री बाईं ओर मुड़े, तो आप किस दिशा में मुंह करेंगे? तो ये हो जाएगा उत्तर की ओर। 13 के हो जाएगा सी। क्या है? 13 के सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विषम बेजोड़ ज्ञात कीजिए। विषम चीज जो है जोड़ उसे ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए टी से भी गया है +2 है, भी से एक्स गया ये भी +2 है, एक्स से जेड गया है ये भी +2 है, ए से सी से ई से जी ये भी सब जो है +2 का है, एम से एन जो है +1 चला गया। क्या है? एम से एन जो है +1 है, तो यहाँ पर जो है ये भिन्न है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन में कि एक रेस में जी एल के पीछे है जो डी से पीछे है। जी जो है वो एल से पीछे है, जो डी से पीछे, ये डी से पीछे है। डी जी से आगे है, जो आर से आगे है, यानी आर से आगे है। एफ भी से पीछे है, एफ जो है वो क्या है? भी से पीछे नहीं है, जो आर से आगे है। पीछे नहीं है, जो आर से आगे, तो ये हमारा हो जाएगा। और इसमें जो हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से निकालते हैं निष्कर्ष। भी डी से पीछे है, गलत है। एफ आर से आगे है, तो देखिए आगे है। डी आर से आगे है, बिल्कुल आगे है। तो हमारा जो हो जाएगा 2N3 पालन कर रहा है, बी हो जाएगा। किस प्रकार का उत्तक नारियल की भूसी बनाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है स्क्लेरेनकाइमेट्स फाइबर। क्या है? स्क्लेरेनकाइमेट्स फाइबर का उत्तक नारियल की भूसी बनाता है। स्क्लेरेनमाइट्स फाइबर में कोशिका द्रव न होने से इनकी कोशिकाएं मृत होती है। इसमें लिग्रिन पाए जाने के कारण यह कठोर होता है। पैरेनकाइमा तथा कोलेनकाइमा जीवित कोशिकाओं का समूह होता है। पौधे में लचीलेपन कोलेनकाइमा के कारण होता है। क्या है? कोलेनकाइमा के कारण होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंड्यूला ऑब्लोगेटा। मेंड्यूला ऑब्लोगेटा निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। मेंड्यूला ऑब्लोगेटा पश्च मस्तिष्क का जो है भाग है। यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, जैसे श्वसन, हृदय स्पंदन, छींकना आदि। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम जिसे कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? और इसका सही आंसर होगा अल्जाइमर रोग से। किससे? अल्जाइमर रोग से जो है वो ग्रस्त हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम रोग वाले व्यक्ति का 21वां गुणसूत्र जो है 21वां गुणसूत्र ट्राइसोमी हो जाता है। क्या है? ट्राइसोमी हो जाता है। इसमें एक युवा वयस्क व्यक्ति की मानसिक क्षमता एक 8 वर्षीय बच्चे की मानसिक क्षमता के बराबर हो जाता है। जब दो द्रव्यमानों की दूरी समान रखते हुए अर्थात जितनी दूरी पर द्रव्यमान पृथ्वी पर थे इनको पानी के अंदर ले जाया जाता है, तब गुरुत्वाकर्षण बल कैसे प्रभाव डालता है? और इसका सही आंसर होगा अप्रभावित रहता है। क्या है? अप्रभावित रहता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, न कि वस्तु के द्रव्यमान पर। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम से स्वतंत्र रहता है,
गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति का होता है, यह प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। अगला है सहसंयोजकता में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी होती है। सहसंयोजकता यौगिक में एक ही प्रकार के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर 30% के लाभ पर सामान बेचता है और साथ ही 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है। उसकी कुल लाभ प्रतिशत 40% है। टी का मान कितना है? दिया गया है कि कुल लाभ 40 कितना है, कुल लाभ जो है 40% है, तो लाभ बराबर जो है वो टी% निकालना है। के सेकेंड में लाभ प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 200/800 गुना 100, यानी 25% इधर से भी लाभ कमाता है। तो कुल लाभ कितना हो गया 40 बराबर हो जाएगा टी प्लस 25 प्लस टी गुना 25/100। एकल प्रतिशत निकाल लेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 25 बराबर टी प्लस टी बाई 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 बराबर क्या हो जाएगा 5t/4, 5t बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो ये हो जाएगा 60, क्या है 60 हो जाएगा, 5t बराबर 60 हो जाएगा। तो t बराबर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 12%, क्या है 12%। आंसर हमारा जो है आंसर ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि रानू एक कार्य को जो है 10 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि रूबी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। रानू से शुरू करते हुए यदि वे एकांतर आधार पर एक एक दिन कार्य करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो रानू जो है वो 10 दिनों में, और रूबी जो है वो क्या है, रूबी जो है क्या हो जाएगा, वो करती है कितने दिनों में 15 दिनों में। तो ये दोनों के जो है 3 और 2 के क्षमता हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है एलसीएम हो जाएगा, टोटल कार्य होगा। अब 2 दिन किया गया कार्य 3 + 2 बराबर 5 यूनिट, और 2 गुना 6 करेंगे यानी 5 गुना 6 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, क्या है 30 यूनिट काम हो गया। यानी 6 दिन किया गया कार्य है दोनों मिल के, तो यानी हो गया 12 दिन टोटल काम हुआ। अल्टरनेट क्या हो गया ना, तो 12 दिन काम किया गया है 30 यूनिट, क्या है 30 यूनिट। आंसर हमारा बी होगा। क्यों हुआ, क्योंकि जबकि रूबी उसी कार्य को कितना करे, रानू से शुरू करते हुए यदि वो एकांतर आधार पर एक एक दिन कार्य करें, जैसे एक दिन जो है वो रानू करेंगे, प्लस दूसरा दिन जो है वो क्या है रूबी, फिर रानू, फिर रूबी, इस तरह, तो टोटल 12 दिन। एक दुकानदार जो है 1 लाख का बिल हुआ, एक दुकानदार में 1 लाख का बिल हुआ, 30% की एक छूट और 25% की और 5% 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर जो है वो क्या होगा? तब 1 लाख के बिल पे जो है 1 लाख पे कितने शून्य होते 5 शून्य, उसका जो है 30% हम निकालेंगे 30%, और एक दूसरा छूट है वो कितना होता है 25 + 5 - 25 गुना 5/100, ये हो जाएगा 28.75%। तो ये 30% का निकाल रहे हैं, यहाँ जो है 1 लाख का क्या हो जाएगा 28.7%। दोनों का जो है अंतर पूछ रहा है, तो सिंपल सा है, 1 लाख जो है वो कॉमन ले लीजिए, उसके बाद जो ये हो जाएगा 30 - 28.75%, यानी 1 लाख का जो हो जाएगा कितना 1.25%, ये हो जाएगा 1250 हो जाएगा, क्या है 1250। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर नाव से जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। इस 2 तरफा आवागमन में उसे कुल कितना समय जो है वो लगा है? यहाँ पर होगा दिया गया शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर जो है 8 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। तो अभिष्ट समय बराबर जो हमारा हो गया 90/8 + 2 + 90/8 - 2, 90/10 + 90/6 बराबर हो जाएगा 9 + 15, ये 24 घंटा, क्या है 24 घंटा। अगला है 0.25 तो 2.08 और 8.1 का महत्तम समावर्तक जो है वो ज्ञात करना है। तो सभी को जो है वो P/Q के रूप में ले आइए ताकि आसान होगा। अगर इस रूप में 0.25 के लाएंगे तो कितना हो जाएगा 25/100, क्या है 25/100 हो जाएगा। इसी तरह 2.08 को अगर लाएंगे तो 208 बटा कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 81 बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। P/Q के रूप में है तो P/Q में है तो SCF निकालना है, तो इसका SCF होगा, इसका LCM होगा। जब इसे सोल्यूशन निकालिएगा
तो हमारा जो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.01, क्या है 0.1, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह जो है कच्छ गुजरात में स्थित है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह भी नाम से जाना जाता है। यह कच्छ गुजरात में स्थित है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। वर्ष 1965 में कांडला गुजरात में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 27 के बी, डॉक्टर उर्जित पटेल थे। क्या है, डॉक्टर उर्जित पटेल थे। 4 दिसंबर 2016 से 11 दिसंबर 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में जो है वो कार्य किए थे। और नोटबंदी जो हुआ था वो कब हुआ था? तो नोटबंदी जो है 8 नवंबर 2016 के हुआ था, जिसमें 500 और 1000 के रुपयों का नोटों को विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी। महात्मा गांधी श्रृंखला के सभी। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रज्ञान है। क्या है? प्रज्ञान है। प्रज्ञान का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? वो ज्ञान होता है। संस्कृत में अर्थ है ज्ञान। अगला है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। दिए गए अक्षरों के अनुक्रम को अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस अनुक्रम में से कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले जो है एक जो है स्वर है? तो हमारे पास तो एक तो ए और एच यहाँ पर का आता है, एक जो है यू और भी आता है, और एक हो जाएगा आई और क्यू होता है, और एक जो है ओ और जेड आता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी, कितना? बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यदि शब्द जो है कॉन्सोनेंट के प्रत्येक अक्षर जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसी व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर ठीक मध्य में स्थान आता है? अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करेंगे तो ए, सी, डी, ई, आई, एन, ओ, टी, यू होगा। अब यहाँ पर जो है बीच में कर रहा है कि कौन सा अक्षर ठीक मध्य बीच में आएगा, तो 4 इधर हटा देंगे तो आई आ जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखे जाएगा है, तो आर का कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 458। 4:37 दोपहर बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यून कोण जो है बनेगा? कोण का जो फार्मूला होता है वो 60h - 11m/2 होता है, यानी 60 × 4 - 11 × 37/2, यानी 240 - 407/2, यानी 83.5 डिग्री। 83.5 डिग्री ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ABCDF एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर आता है। इमारत की सबसे निचली मंजिल को क्रमांक जो है वो 1 देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है F किसी सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता था। कोई F को जो है एक जगह दे दीजिए कि जो सम पे है। चलो, अगर यहाँ पर हम F रखते हैं, उसके बाद F मंजिल पर, लेकिन मंजिल क्रमांक 4 पर नहीं रहता, वो 4 पे नहीं रहता, 6 पे हो सकता था। F और B के बीच केवल 2 व्यक्ति है। यहाँ पर जो है B यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 पे B हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है 2 व्यक्ति होना चाहिए। क्रमांक 4 है। तो ए ई के ठीक नीचे वाले मंजिल पर रहता है। ए जो है ई के ठीक नीचे, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर ई होगा तो यहाँ पर जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि ई जो है सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, तो ये भी सही है। ए ना तो ए और ना ही डी सबसे निचली मंजिल पे रहता है, ना तो ए और ना तो डी, तो यहाँ तो हमारा डी हो जाएगा। तो निचली मंजिल पे कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है? तो ई रहता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 29 मार्च 2018 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले तो हमें 2000 का जो है वो कोड लिखना होगा, +7। क्या है? 2000 के कोड प्लस जो है 7 साल। क्या है? 7 साल हो गया। उसके बाद जो है एक जो है लीप ईयर हो जाएगा। इसमें 7 2008 का कर रहा है तो 7 तक ही हम लेंगे, जिसमें एक जो है लीप ईयर आता है 4, उसका एक ये हो जाएगा। प्लस जो है 3 जनवरी का। क्या है? 3 जो है जनवरी का। फरवरी का जो है कितना है? 28 दिन का होगा, तो 28 दिन का फरवरी 2028 29 दिन का होगा। तो 728 एक जो है वो फरवरी के चलेगा, और मार्च में कितना है? 29 है, तो 728 1 29 1 29 के चलेगा। अब बटा 7। अब 2000 का जो हमारा कोड जानते हैं वो 0 होता है। क्या है? 0 + 7 + 1 + 3 + 1 + 1/7। 3 4 5 6 7 7 कर गया। 6 जो हमारा है वो
बचा है विषम संख्या, और 6 जो हमारा कौन सा कोड होता है, तो 6 जो है शनिवार का होता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा, शनिवार का कोड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सत्य है, और इसका सही आंसर हो जाएगा यह स्थिर रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर समान रहता है, चाहे पृथ्वी हो या अंतरिक्ष, क्योंकि स्थान में परिवर्तन होने से द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, भार में परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान करें, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर खुद अभिक्रिया में भाग लेकर यौगिक का निर्माण करता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों बिल्ली की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। इसमें से बताना है कि कौन से विकल्प अंकुरों को जो है बिल्ली को भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाने की विशेषताओं को दर्शाता है। पहला, ये बहुत पतली दीवारों की लगी हुई उंगली नुमा जो है वो संरचनाएं हैं, सही है। ये बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है, ये भी सही है। इनमें से भोजन के जो है पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, गलत है। रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति होता है, ये सही है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में x, y और z के मान क्रमशः क्या होंगे? तो यहाँ पर देखिए S8C और CS2 है, इस तरह का है x, y, z में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 39 का वो हो जाएगा डी 144 हो जाएगा। यानी हमारा जो हो जाएगा कितना? 1S8 + 4C, ये हो जाएगा 4CS2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है तो यह संतुलित अभिक्रिया जो है वो होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 8 जो S जो है कितना हो गया? 8 हो गया, 8 4 12 टोटल। तो यहाँ 4 दूनी 8, 8 4 12 हो गया। आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्न में से किस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया माना जाएगा? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा HCl + KOH KCl + H2O। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हुए हैं। सभी पुरुषों की एक साथ औसत आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सभी पुरुषों की औसत आयु जो हो जाएगा 30 × 25 + 5 × 30 बटा 30 + 5, ये हो जाएगा 900 बटा 35, यानी 180 बटा जो है 7, यानी 25.5 बटा 7 वर्ष हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5, 10, 15 और 20% के बराबर एकल छूट कितनी होगी? अगर 2 दिया हुआ रहता तो हम लोग कैसे निकालते थे? A + B - AB × 100 करके। इसी तरह एक बार में जो है A मान लीजिएगा 5 का, B मान लीजिएगा 10 का, तब जब निकालिएगा तो हमारा कोई C निकलेगा, और ये C + D मान लेना है कितना? 15 को। अभी इन दोनों को बीच निकालना है। जब कोई हमारा E निकलेगा उसके बाद जो है एक F को 20%, अब E और F को एक साथ निकालेगा तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा, 41.86% आ जाएगा। त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा पर विपरीत शीर्ष में डाले गए लंब की लंबाई जो है वो ज्ञात कीजिए। इस तरह हमारे पास एक जो है वो त्रिभुज है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहाँ पर जो है ये लंब जो है वो डाला गया। क्या है? डाला गया। क्योंकि 3, 4, 5 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज है तो लंब जो है बी, इसे डी मान लेते हैं, बी डी की लंबाई हो जाएगा ए बी × बी सी बटा ए सी हो जाएगा, यानी 3 × 4 बटा 5, यानी हो जाएगा 12 बटा 5 हो जाएगा, यानी 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर डी हो जाएगा। त्रिभुज EFG में XY पैरेलल टू FG है। चतुर्भुज XFGY का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर है। यदि EX अनुपात x से बराबर 2:3 है तो डेल EXY का क्षेत्रफल जो है हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 44 नंबर का प्रश्न का अगर हम फिगर ड्रा करते हैं तो इस तरह होगा। ये त्रिभुज है, यहाँ हो जाएगा, ये सीधा कर लेते हैं, ये पैरेलल है, ये हो जाएगा XY, ये है EF और G है। अब प्रश्न में दिया हुआ है तो यहाँ त्रिभुज जो है EFG जो है सिमिलर कितना है? EXY है।
तो त्रिभुज ई एक्स बाई का क्षेत्रफल, त्रिभुज जो है ई एफ जी का क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल बराबर ई एक्स बटा ई एफ के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2/2 + 3 के स्क्वायर यानी 4/25 हो जाएगा, 4/25। अब प्रश्न में देखिए कि 25 - 4 यूनिट, 25 - 4 यूनिट, 25 - 4 यूनिट बराबर जो 44 है, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 44/21 हो जाएगा, 44/21 हो जाएगा। अब यहाँ पर त्रिभुज ई एक्स वाई का क्षेत्रफल है, त्रिभुज जो है वो कितना है, ई एक्स बाई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 यूनिट, और 1 यूनिट के बराबर है 44/21 यानी 8.38 मीटर स्क्वायर हट जाएगा, 8.38 मीटर स्क्वायर। आंसर हमारा बी होगा। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो है 6:7 है, और इसका आयतन जो है 792 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है गणना सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है। तो त्रिज्या एक तरफ है, एक तरफ जो है वो ऊंचाई है। बेलन यहाँ पर है, तो बेलन त्रिज्या अगर 6 है तो ये 7 है, 6:7 है, यानी इसको मान लेते हैं 6x और ये 7x। आयतन बराबर जो है वो दिया हुआ है 792, यानी पाई स्क्वायर जो है h दिया हुआ है 792, 22/7 गुना 6x पाई r स्क्वायर गुना 7x बराबर कितना दिया हुआ है, 792 दिया हुआ है। जब इसे हल करेंगे तो एक्स क्यूब बराबर जो आ जाएगा 1, तो एक्स बराबर 1, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h होता है, यानी 2 गुना 22/7 गुना r 6x गुना 7x। कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आ जा रहा है, तो 264 एक्स क्यू आता है, एक्स क्यू का मान 1 होता है, 264 हो जाएगा, बी होगा। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। क्या है, 16 महाजनपद थे। और ये जो है बौद्ध ग्रंथ के अगंतुर निकाय में तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में जो है ये वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में कौन सी फसलें खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की फसल जो है नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है गेहूं। गेहूं जो है वो रबी फसल है। क्या है, रबी फसल है। गेहूं जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं ग्रेमनी कुल का पौधा और इसका मूल स्थान दक्षिण तुर्की माना जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल में काटी जाती है। रबी की फसल में जो है मुख्यतः गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई आदि खेती की जाती है। निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तो वो है चौरी चौरा घटना। क्या है, चौरी चौरा घटना, जो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस एवं खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भड़की जनता ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार तथा 21 पुलिसकर्मी कुल 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है, आंसर हो जाएगा वो है सिक्किम का। क्या है, सिक्किम का। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, तो यहाँ से देखिए ए से डी गया है, +3 है, डी से जी, जी से जे, जे से +3 करेंगे तो ये एम होगा, जेड से डब्ल्यू, डब्ल्यू से टी, टी से ओ, ओ से क्या होगा, अब एन होगा, क्योंकि हम -3 हो रहेगा तो यहाँ पर एन हो जाएगा, यानी एम एन। 1 +3 का चल रहा है, 1 -3 का चल रहा है शरीर, यहाँ हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उपरोक्त आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें जो है काउंट करना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसका जो सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 51 का, वो हो जाएगा बी, 10 त्रिभुज है। कितने, 10 त्रिभुज है। चलिए 52 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि उपरोक्त आकृति कक्षा के उन जो है विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 भाषाओं में पढ़ते हैं। केवल एक भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 23 फ्रांस, 32 जो है स्पेनिश और 9 जो है जैपनीज। ये तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 64। आंसर हमारा बी हो जाएगा। पार्सल में पैक करने के लिए एक आदमी के पास कुछ छोटे बक्से हैं। यदि वह पार्सल 3, 4, 5 या 6 बक्से पैक करता है तो वह एक बॉक्स छोड़ देता है। यदि वह पार्सल में 7 पैक करता है तो कोई भी नहीं बचता है। पैक करने वाले बॉक्स की संख्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 4, 5, 6 का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6 का एलसीएम 300 हो जाएगा। कुल बॉक्सों की संख्या 300 अब प्लस जो है वो शेष है। क्या है, शेष है, यानी 300 + 1, 301, और 301 भागा 7 करेंगे तो ये 43 होता है, इसलिए 0।
आंसर हो जाएगा बॉक्सों की संख्या 301 होगा। कौन सा वेन आकृति दी गई श्रेणी के संबंधों का उचित प्रतिनिधित्व करती है? धातु, बालू और पानी, ये तीनों अलग अलग है, आंसर हमारा डी होगा। कथन है, एक विज्ञापन आता है, अभियंता पद के लिए मेल द्वारा अपना रिज्यूमे और स्कैन किए गए प्रमाण पत्र भेजे। निष्कर्ष, नौकरी तलाश रहे योग्य अभ्यर्थी कुरियर द्वारा अपना रिज्यूमे और स्कैन किए गए प्रमाण पत्र भेजेंगे। दूसरा, नौकरी तलाश रहे योग्य अभ्यर्थी ईमेल द्वारा अपना रिज्यूमे और स्कैन किए गए प्रमाण पत्र भेजेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष थर्ड जो है पालन करता है। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है, इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। सही आंसर हमारा जो है डी, दोनों कथन सत्य है। क्या है? दोनों क्या है? धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 × 10H2O होता है। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को खाली स्थान कहा जाता है, और इसका सही आंसर होगा टोन, स्वर या तान कहा जाता है। रेडियो धर्मी तत्वों को खाली स्थान में रखा गया है, आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, एक्टिनाइड में रखा गया है। किस पौधे एवं उसके कुल सुमेलित है, और इसका सही आंसर होगा नारियर और पालमी। क्या है? नारियर और पालमी जो है वो सुमेलित है। 58 के ए हो जाएगा। परमाणु संख्या जो है ध्यान रखिएगा 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। एक्टिनाइड श्रेणी जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। और किस पौधे एवं उसके कुल सुमेलित है, तो नारियर और पालमी जो है वो सुमेलित है। क्या है? सुमेलित है। कपास मालवेसी कुल का है, जूट टिलियसी कुल के है, गन्ना ग्रेमिनी कुल के, तंबाकू सोलेनेसी कुल के, आम जो है वो एनाकार्डियसी कुल के है, और सेब जो है रोजेसी कुल के है, गेहूं ग्रेमिनी कुल का है, प्याज लहसुन जो है एमरीलिडेसी कुल का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंतृप्त बसीय अम्ल को चुनना है, आंसर हमारा जो होगा ओलिक अम्ल। क्या है? ओलिक अम्ल जो है 9 ऑक्टोडेसिनोइक अम्ल होता है, और यह असंतृप्त बसीय अम्ल है। सिरका में एस्टिक अम्ल है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं, SCOOH। सिरका 6% एस्टिक अम्ल का जलीय विलयन है। नेक्स्ट है, एक महीने के पहले दिन के शुरुआत में राजेश के पास जो है वो 500 अंडे हैं। वह दिन के अंत में 20% अंडे बेच देता है। अगले दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंडों को 20% अंडे और मिला लेता है, और अगले दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है, तब उसके पास 224 अंडे बचते हैं। निम्न में से बी का मान क्या होगा? अब 500 पहले तो अंडे थे, उसमें से 20% अंडे बेच दिए, यानी अब बचा 80/100। उसके बाद इसमें 100 + 20% जोड़ देता है सुबह। फिर क्या करता है कि अगले दिन 20% अंडे बेच देता है, यानी अब बचा 80/100। फिर ये करता है 100 + 20 जो है बटा 100, अब फिर ये जो होगा 80/100। ये कह रहा है कि ये पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है। इतना हो गया। अब ये बचता है 224, यहाँ से हमको निकाल लेना है। 4 × 100 + 20 × 4/5 × 100 + 20/100 × 4/5 बराबर 224। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100 + 20 के स्क्वायर बराबर 224 × 5 × 5 × 100 बटा 4 × 4 × 4। ये हो जाएगा 100 + 20 के स्क्वायर बराबर 40,000। क्या है? 40,000। ये हो जाएगा 100, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 अब + 20 के स्क्वायर बराबर 200 के स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 100 + 20 बराबर 200। बी का मान आ जाएगा कितना? 100 आ जाएगा। क्या है? 100 आ जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। दी गई पाई चार्ट अलग अलग महाविद्यालय ABCDE स्नातक स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के वितरण को दर्शाता है। स्नातक स्तर के छात्रों की कुल संख्या इतना है, स्नातकोत्तर जो है स्तर के छात्रों की कुल संख्या अलग है। अब महाविद्यालय पूछ रहा है कि महाविद्यालय A और B में कितने छात्र स्नातक स्तर पर जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 62 का विश्व संख्या जो है 18,900 × 18% अब प्लस 19%। ये हो जाएगा 18,900 × 37%। क्या है? 37%। ये हो जाएगा 6993। 6993 आंसर डी होगा। यदि √13 sin थीटा बराबर 2 है तो इतना का मान ज्ञात करना होगा। तो sin थीटा बराबर हो जाएगा 2/√13 यानी P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। B बराबर हो जाएगा √13 के स्क्वायर -2 के स्क्वायर बराबर √9 बराबर 3 हो जाएगा।
कॉस बी बाई एच बराबर हो जाएगा 3/√13। tan थीटा बराबर पी बाई बी बराबर हो जाएगा 2/3। मान बस रख देना है, हल कर देना है। 3 गुना 2/3 प्लस √13 गुना 2/√13 गुना 3/√13 माइनस 3 गुना 2/3। हल करेंगे 2 + 2/3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या है? 4 आ जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए जो है वो बराबर है, ये हमें बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा 64 का कौन सा? बी हो जाएगा। क्या है? बी आंसर होगा। किस तरह होगा? क्योंकि इसको तोड़ देंगे हमें किस तरह में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए में, 2 साइन ए इंटू कॉस ए में, और यहाँ पर जो होगा यहाँ मान दिया हुआ है 2 साइन ए प्लस में माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए है। तो ये दोनों तो कट गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है जिसका मान क्या होता है? वो 1 होता है। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या शांत दशमलव है? शांत दशमलव है तो आसान सा है, 15/600 है, जिसका जो है वो लास्ट में जाकर 0, 2, 5 ये जाकर रुक जाता है, इसके आगे नहीं जाता है, सिर्फ ये यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है। ये कहीं पे जो है जाकर कांस्टेंट है उसे शांत दशमलव कहते हैं। क्या है? या जिसके हर में 2 तथा 5 का अभाज्य गुणनखंड हो वह संख्या शांत दशमलव होती है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 15/600। किसी त्रिभुज ABC में a + b + c बराबर 2s समान संकेत पत्ती के साथ है तो sin a/2 का मान क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है बस याद रख लीजिए, इसका आंसर 66 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। √s - b × s - c बटा bc हो जाएगा। क्या है? bc हो जाएगा। बस इसे ध्यान रखिएगा। क्या होगा? बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपने नाइटहुड को त्याग कर दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा जालियांवाला नरसंहार, जो कब हुआ था? 13 अप्रैल। क्या है? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है सर जमशेदजी नुसरबानजी टाटा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 26 अगस्त। क्या है? 26 अगस्त 1907 को टाटा स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई थी। यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय स्टील बनाने वाली कंपनी है जो जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में आधुनिक लौह इस्पात कारखाना की वास्तविक शुरुआत इसके स्थापना से ही मानी जाती है। अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? और इसका आंसर होगा नीलगिरी श्रृंखला में। क्या है? नीलगिरी श्रृंखला में स्थित है। अगस्त 2024 में भारत के किस राज्य में वैक्सीन जनित पोलियो का एक मामला पुष्ट हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय में। क्या है? मेघालय में हुआ है। श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करना है। श्रृंखला के जो है अगली संख्या ज्ञात करना है। 4 से 12 गया है तो ये +8 किया गया है। 12 से 22 +10 है। 22 से 34 +12 है। और 34 से 48 जो है वो कितना हो जा रहा है? तो ये हमारा जो है ये 14 है। अगला जो होगा वो 16 होगा। तो 48 + 16 जो है वो 64। आंसर हमारा डी हो जाएगा। नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित है जबकि उनमें से एक असंगत है। असंगत विकल्प का जो है चयन करना है। तो ये जो होगा वो बुद्धिमत्ता। क्रोध, प्रसन्नता, भय और बुद्धिमत्ता। ये क्रोध, प्रसन्नता तथा भय मानवीय आकस्मिक गुण या स्वप्रेरण है, जबकि बुद्धिमत्ता जो है मानव की विशेषता का दर्शाता है। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर अगर 9 गुना 5 गुना 3 कर दें, 9 × 5 = 45 से 45 दिया जो है वो 135 हो रहा है। 7 × 5 = 35, 35 × 4 = 140। तो हमारे 5 × 25, 25 को कितने बार में करेंगे कि 150 हो जाएगा। तो ये 6 बार में। आंसर हमारा 73 के सी हो जाए, सॉरी 73 का जो हमारा हो जाएगा वो ये हो जाएगा, सी नहीं, ये 6 हो जाएगा। एक पर्यटक एक शहर में तारामंडल देखना चाहता है। वह पूरब दिशा से में रेलवे स्टेशन से चलकर एक तालाब पर पहुंचा। वह बाएं मुड़ा और तालाब के दूसरे कोने पर जो है वो पहुंचा। अब दाएं मुड़ा, शीघ्र ही तालाब के दूसरे कोने में पहुंच गया। वह बाएं मुड़ा और तारामंडल पहुंच गया। तारामंडल के संदर्भ में रेलवे स्टेशन किस दिशा में जो है वो स्थित है? तो इस तरह जो है देखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तारामंडल और ये इस दिशा में। आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। चलिए किसी कूट भाषा वाला प्रश्न है जो कि आसान है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो एंड के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वो है डी है। क्या है? डी है। किसी
किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग होगा वो कैसा होगा? एक पर बलय होगा। क्या है? एक पर बलय होगा। 76 का जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी आनुवंशिक विकार है? इसमें से बताना है कौन सी आनुवंशिक विकार है। तो हीमोफीलिया भी है, सिकल सेल एनीमिया भी है और थैलेसीमिया भी है। सी हो जाएगा। दिक् परिवर्तक का उपयोग खाली स्थान की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है और इसका आंसर होगा डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में, यानी कम्यूटेटर। दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर का जो है डीसी मोटर डीसी जनरेटर दोनों में किया जाता है। अवतल दर्पण के सामने खाली स्थान रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और इसका आंसर हो जाएगा फोकस एफ पर बनता है। क्या है? फोकस एफ पे जो है वो बनता है। अवतल दर्पण के सामने फोकस एफ पर रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है वो बनता है। मान लीजिए 1 मीटर लंबे एल्युमिनियम के एक तार की अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 10 के पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका प्रतिरोध 2.8 ओम है। यदि इसे खींचकर इसकी लंबाई को बढ़ाकर मूल लंबाई के 8 गुने के बराबर कर दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता जो है क्या होगी? हमें ये बताना है। तो लंबाई जो है L बराबर 1 मीटर है, R जो है 2.8 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 10 के पावर -2 मिलीमीटर स्क्वायर है। अब कह रहा है कि 10 के पावर -2 गुना 10 के पावर -3 के स्क्वायर अगर किया जाए तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 10 के पावर -2 गुना 10 के पावर -3 गुना 10 के पावर -3, यानी 10 के पावर -2 गुना 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। प्रतिरोधकता रो बराबर होता है RA/L, यानी हमारा जो हो जाएगा ये 2.8 गुना 10 के पावर -2 गुना 10 के पावर -6/1 मीटर, ये 2.8 गुना 10 के पावर -8 ओम मीटर हो जाएगा। क्या है? ओम मीटर हो जाएगा। किसी चालक तार की लंबाई के बढ़ने या घटने का प्रतिरोधकता पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रेसिस्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षण टावर से दुश्मन की नाव को देखता है जो कि 60 डिग्री पे अवनमन कोण पर है। टावर के आधार से नाव की दूरी जो है वो कितनी है, हमें ये बताना है। तो हमारा जो हो जाएगा कि √3 इकाई बराबर 180 मीटर हो गया। कैसे हो गया? यहाँ पर देखिए इस तरह है, ये पानी यहाँ पर है, यहाँ से कोई जो है नाव से देख रहा है, ये हो जा रहा है कितना? 60 डिग्री। ये जो है √3 है और √3 बराबर जो दिया हुआ है वो 180 है। क्या है? 180 है, क्योंकि इसका √3 इसे 1 मान लिए हैं 60 डिग्री के जो है शर्त के अनुसार। तो √3 इकाई बराबर 180, तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 1 इकाई बराबर हो जाएगा 180 मीटर हो जाएगा। क्या है? यहाँ पर 180 √3 है, ध्यान रखिएगा। 180 जो है √3 इकाई बराबर 180 मीटर, 1 इकाई बराबर 180/√3 मीटर, ये ध्यान रखिएगा। 1 इकाई बराबर 180/√3 मीटर। अब यहाँ पर जो हो जाएगा 180 गुना √3/√3 गुना √3, ऊपर नीचे √3 से अगर गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 60√3 मीटर। टावर के आधार से नाव की दूरी कितना हो गया? 60√3 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। क्या है? डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। एक परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41 विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए, भूगोल में 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, इतिहास में 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, भूगोल और इतिहास में 21% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। उन विद्यार्थियों के प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हमें जो है ये सिर्फ एक वेन आरेख बनाकर ही सोल्व किया जा सकता है, थोड़ा आसान होता है। इस तरह के जो है एक वेन आरेख जो है वो बनेगा। ये जो हो जाएगा वो इतिहास का हो जाएगा, इसे भूगोल मान लेते हैं, और ये जो होगा वो अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। अब इस तरह के अर्थशास्त्र में 41 विद्यार्थी हुए तो ये 41% हो गया। भूगोल की बात करें तो ये 35% हो गया, और इतिहास की बात करें तो 39% हो गया। अब इसी में फिल करेंगे तो ये जो है ये 5% कॉमन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 21 - 5% यानी 16%। ये वाला जो भाग हो जाएगा वो 14 - 5 बराबर 9%। क्या है? 9% हो जाएगा। और यहाँ की बात करते हैं ये बीच वाला में, तो ये 18 - 5 बराबर 13 हो जाएगा। क्या है? 13% हो जाएगा। तो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या जो हो गया वो 41 - 9% और +5%
13%, यानी 41 माइनस 27 बराबर 14% हो जाएगा, 14% हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, यदि छोटी संख्या जो है वो 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। बड़ी संख्या जो है वो कितनी है ये हमें बताना है। तो हमारा जो हो जाएगा कितना, कि माना कि छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या 5 प्लस ए हो जाएगा, तो a माइनस 25 बटा 5 प्लस ए प्लस 20 हो जाएगा इक्वल टू 1/2। तो 2a माइनस 50 बराबर a प्लस 25, तो a बराबर जो हो जाएगा वो 75। बड़ी संख्या 5 प्लस 75 बराबर क्या हो जाएगा 80। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। यदि a बराबर 17, b बराबर 15, c बराबर माइनस 128 का 1/4 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान जो है वो क्या हो जाएगा। तो सी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, माइनस 128 का 1/4 माने माइनस 32 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 17 प्लस 15 32 बराबर 0, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ 0 है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है ए, 84 के ए हो जाएगा। 85 के कर है ए बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस इतना है, तो ए बी सी बराबर इतना है, तो सी का मान ज्ञात करना है। यानी ए प्लस बी बराबर 6x है, बी प्लस सी बराबर 7x है, सी प्लस ए बराबर जो है वो है 8x है, क्या है 8x है। अब सभी को जो है हम जोड़ देते हैं दोनों को, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 6x 7x 8x बराबर कितना होगा, 21x, क्या है 21x हो गया। अब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो है 21x है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, यानी 14 दूनी 28, 28 बराबर 21x है। तो x का मान यहाँ से निकल जा रहा है कितना, 28/21, 28/21 यानी 4/3 है। अब क्या रहा है कि c का मान ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। तो a प्लस बी बराबर कितना होगा, 6 गुना 4/3 बराबर 8, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो सी बराबर 14 माइनस 8 बराबर 6। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यदि रूट 45 प्लस रूट 125 बराबर 17.88 है तो रूट 180 प्लस रूट 80 का मान जो है वो कितना होगा। तो रूट 45 रूट 125 के 17.88 है, इसे लिख सकते हैं रूट 9 गुना 5 गुना जो हो जाएगा रूट 25 गुना 5 बराबर 17.88, रूट मैंने सॉरी 45 हो गया और ये जो है प्लस में है, क्या है प्लस में, यानी 3√5 प्लस 5√5 बराबर 17.88, 8√5 बराबर 17.88, तो √5 बराबर जो है 17.88 बटा जो है हमारा 8 हो जाएगा, क्या है 8 हो जाएगा। ये तो हमारा √5 का मान है। उसी तरह जो है रूट 180 प्लस रूट जो है बाहर में है वो 80 बराबर क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं रूट 36 गुना 5 और प्लस रूट जो है 16 गुना 5, यानी 6√5 प्लस 4√5, ये हो गया 10√5, यानी 10 गुना √5 का कितना हुआ 17.88 बटा 8, सोल्व कीजिएगा 22.35 आएगा, 22.35 सी आ जाएगा, क्या सी आ जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प √3 माइनस √3 के बराबर है। तो यहाँ पर जो है से अरेंज करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस √3 बटा 2, ऊपर नीचे 2 से गुना भागा कर दिए, काटेंगे तो उतना ही आएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3 बटा 2, तो ये हो जाएगा √3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 बटा 2, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 के स्क्वायर बटा 2, यानी √3 माइनस 1 बाई √2 इंटू √2 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 6 माइनस √2 बटा 2। आंसर हमारा बी होगा, क्या है बी होगा। हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है, और इसका सही आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू, क्या है द्रौपदी मुर्मू किए थे। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ है, तो 26 जनवरी, क्या है 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया, तो 23 अगस्त को मनाया, क्या है 23 अगस्त को मनाया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, क्या है अंतरिक्ष गाथा। अगला है दिसंबर 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने कहा टीबी के मामले और मृत्यु दर को कम करने के लिए 100 दिवसीय गहन राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा से।
नितिन मधुकर जमादार 26 सितंबर 2024 को किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं? तो ये लिए हैं केरल के। क्या है? केरल के। चलिए, यहाँ पर एक वृत्ताकार मेज पे 8 व्यक्ति जो बैठे एक दूसरे के मुंह करके बैठे हैं। अब यहाँ से सभी लोग अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कहा जा रहा है कि ए और जी के बीच में बैठा हुआ है। अगर ए को यहाँ बैठाते हैं तो जी और ई को यहाँ बैठाना होगा, जबकि जी एफ के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे है, दाएं ओर से दूसरे स्थान पे, यानी यहाँ पर एफ हो जाएगा दूसरे स्थान पे है। उसके बाद कह रहा है कि एच जो है डी और बी के बीच बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर अगर एच बैठाते हैं, यहाँ जो है एच बैठाते हैं तो ये हो जाएगा डी और बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अब एक जो बचा है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि हमारा जो है वो सही सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। एफ के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, एच जो है एफ के बाएं और दूसरे स्थान पर बिल्कुल से। ए और बी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ए और बी जो है एक दूसरे के सामने यहाँ पर बी हो रहा है बैठे हुए हैं। ई और एच के बीच में कौन बैठा है? ई और एच के यहाँ पर तो सी हो गया, ई कहाँ बैठा? ई और एच के बीच में डी बैठा हुआ है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या? 92 के बी हो जाएगा। यदि जीरो का अर्थ घटाना व मान को दुगना करना, अर्थात ए जीरो बी है तो ए माइनस बी करके ऊपर से 2 से गुना कर देना। इस तरह हमारा अरेंज किया गया। अब ये हमें जो है वो देखना है कि किस तरह किया गया। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार चिन्हों को बदलेंगे तो 1/2 क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 8 गुना 6, जीरो हो जाएगा। 1/2 गुना 6 गुना 4 हो जाएगा। क्या है? 6 गुना 4 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 24 0 1 12, यानी हो जाएगा 2 गुना 24 माइनस 12, क्योंकि जीरो का मतलब ही होता है कि दोनों घटा के 2 से गुना कर देना, यानी 2 गुना 12। क्या? 2 गुना 12 यानी 24। आंसर हमारा सी। यदि के बराबर 16 और आर और डब्ल्यू रो बराबर 25 है तो नेक का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? और इसका आंसर होगा 75 के बराबर होगा। के का विपरीत अक्षर का स्थानीय मान 16 होता है और रो का होता है विपरीत अक्षर, जिसे देखिए इसका आर का 9 होगा और ओ का 12 होगा, डब्ल्यू के 4 होगा, ये 25 होता है। तो उसी तरह नेक के जब करेंगे तो 75 आएगा। 4 सब्जियां सूचीबद्ध की गई है, 3 किसी तरह से संगत है, 1 है प्याज, बंधा गोभी, भिंडी और बैगन। आंसर हमारा हो जाएगा प्याज। क्या है? प्याज होगा। तीनों जो हरा सब्जी है, प्याज हरा सब्जी में नहीं आता है, या फिर भिंडी, बंद गोभी और बैगन सभी पौधे हैं, जबकि प्याज भूमिगत तना है। एक इलेक्ट्रिक हीटर में 250 वोल्ट के जो है स्रोत में संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वाट प्रति इकाई समय है। हीटर द्वारा प्रति इकाई समय जो है कर्षित धारा कितनी होगी ये बताना है। तो ये हो जाएगा 500 बटा जो है वो कितना होगा? 250, 2 एम्पियर। क्या है? 2 एम्पियर। एक सेविंग दर्पण को इस प्रकार निर्मित किया गया है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक व्यक्ति अपना 1.33 गुना आवर्धित प्रतिबिंब देखता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है आवर्धन क्षमता m बराबर जो हो जाएगा, m बराबर क्या होगा? m बराबर माइनस v बाई यू। अवतल दर्पण है तो u जो है वो निगेटिव होगा, f जो है वो निगेटिव होगा, अब v जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.33 बराबर माइनस v बटा माइनस 30, v बराबर 1.33 गुना 30 बराबर 39.9 सेंटीमीटर। अब दर्पण फार्मूला जब लगा दीजिएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये फार्मूला लगा देने पर अब मान रखिए 1/f बराबर हो जाएगा कितना? तो 1/f बराबर हो जाएगा माइनस 10/399 माइनस 1/30 बराबर ये हो जाएगा कितना? माइनस 100 माइनस 133/3990। हल कीजिएगा, आ जाएगा माइनस 17.125। ये तो 1/f का मान आया और r का मान जो हो जाएगा वो माइनस 17.125 गुना 2 बराबर माइनस 34.25। आंसर हमारा पी होगा। 98 की अगर हम बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक केतली में 240 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर यह 1.5 किलोवाट की खपत करता है। इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग जो है वो क्या होगी? 1.5 किलोवाट बटा 240 वोल्ट, 1.5 गुना 1000 बटा 240 यानी 6.25 एम्पियर का। आंसर हमारा डी। मूल रोम अधिक विकसित होता है क्योंकि शाखों में, कहाँ? शाखों। मूल रोम अधिक शाखों में विकसित होता है। मूल रोम परिपक्वन क्षेत्र में विकसित होते हैं। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर से 7 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा क्या होगा?
तो हमारा F बराबर जो होता है वो MA होता है, यानी M जो है 5 kg, ये हो जाएगा V माइनस U बटा T, यानी 5 गुना 7 माइनस 4 बटा 2, यानी 5 गुना 1.5 7.5 न्यूटन। आंसर हमारा बी होगा। ये था ग्रुप डी का प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया वॉल्यूम 1 का आखिरी प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।